एवरीवन वंस अगेन आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए सेशन में। लास्ट सेशन में चैप्टर 3 कंप्लीट करवाया जा चुका है और आज इस सेशन में हम लोग उस चैप्टर 3 से क्वेश्चंस और उसके आंसर देखेंगे। ठीक है, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, मींस द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए। देखिए धातु के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले बताना चाहेंगे कि आपके बुक, आप लोगों के पास बुक होगा ही एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का, तो उस बुक में जब आप देखेंगे तो कुछ टॉपिक पढ़ाया गया है। अब उसके नीचे जो है कुछ टॉपिक पढ़ाया गया है, उसके बाद बॉक्स में 3.1 या समथिंग करके कुछ क्वेश्चन दिए गए, फिर उसके बाद कुछ चीजें पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद बॉक्स में कुछ क्वेश्चन दिए गए। ओके, सो यहाँ पे आपको इस लेक्चर में ना सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मतलब ये नहीं कि आपके जैसे टॉपिक पढ़ाया गया फिर क्वेश्चन, यहाँ पे एक साथ एक वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस मिल जा रहे हैं और जो क्वेश्चंस इसमें नहीं है इसका मतलब आपको जो लेक्चर पढ़ाया गया था उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा जो नॉलेज वाली चीजें हैं वो भी साथ ही साथ बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, मींस लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है भाई, ये धातु के बारे में कह रहा है। अगर ये आधातु के बारे में बोलता, ठीक है, अगर ये नॉन मेटल के बारे में बोलता तो आपका आंसर हो जाता ब्रोमीन। हाँ बिल्कुल, क्या आंसर हो जाता भाई? ब्रोमीन हो जाता। बट यहां पे ये मेटल के बारे में कह रहा है, मींस धातु के बारे में कह रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा, है ना, पारा। ठीक है, और इसका संकेत Hg होता है। ठीक है, तो ये जो है ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, कमरे के ताप पर। और अगर आधातु का बात करता तो आंसर क्या हो जाता भाई? ब्रोमीन हो जाता। अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं, आधातु के बारे में अगर बोलता तो क्या हो जाता? आधातु। अगर द्रव अवस्था में बोलता तो क्या हो जाता? ब्रोमीन हो जाता। ठीक है, और एक ही आधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, उसका क्या नाम है? ब्रोमीन नाम है। ठीक है, और यहां पे पूछा गया था धातु मींस मेटल के बारे में पूछा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या भाई? मरकरी। ठीक है, जिसे पारा बोलते हैं, उसका संकेत क्या है? Hg। ठीक है, सो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन का पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाई पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। ठीक है, ये जो है ना भाई, इसको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं, इतने हल्के होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चंस का, सी का, तो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोगों को पता होगा चांदी। ठीक है, और ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो सीरीज चल रहा है ना आप लोगों का, जैसे ये बोर्ड वाला तो लिखा ही है यूपी बोर्ड का। ठीक है, साथ ही साथ अगर कंपटीशन वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे तो बहुत उनको भी हेल्पफुल मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा और तांबा, है ना, और आपको मिलेगा, हो सकता है ऑप्शन में सिल्वर मिल जाए और कॉपर भी मिल सकता है। ठीक है, तो वही है कि चांदी और तांबा, ये क्या है भाई? किस तरह का? चांदी और तांबा का, ये आपका उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो उष्मा की कुचालक होती है, उष्मा की कुचालक होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? लेड हो जाएगा। ठीक है, और मरकरी, ये क्या है? ये उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन वन लाइनर में था, मतलब ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर बताना था। और आपके बुक में ऐसे क्वेश्चन एक बॉक्स में दिए गए होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, वहां पे देखिएगा आप लोग। और दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आघात, वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आघात, वर्ध तथा तन्यता के बारे में बताइए। बताया भी जा चुका है, हालांकि पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा इस चैप्टर के। तो क्या होता है भाई? कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कोई भी अगर धातु है उसको पीट कर पतली चादर के रूप में बना रहे हैं तो उसे क्या कहलाता है? उस गुणधर्म को क्या कहता है? आघात वर्ध्यता कहा जाता है। ओके, और सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्ध तत्व है। ठीक है, सबसे ज्यादा आघात वर्ध पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका जो तन्य पूछा था, तो तन्य क्या, तन्यता क्या होता है?
पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को, पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता या तन्य कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य तत्व है। ठीक है, सोना के बारे में कहा जाता है भाई 1 ग्राम सोना से इतना उसमें तन्यता होता है कि 2 किलोमीटर तक पतला तार बनाया जा सकता है। ठीक है, इतना उसमें तन्यता पाया जाता है। किसमें? सोना में। सो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ओके, सो नेक्स्ट, सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन ऐसे ही बताया भी जा चुका है पहले। सोडियम के केरोसिन के मतलब केरोसिन में क्यों रखा जाता है? अगर सोडियम को ऐसे खुला में रख दिया जाएगा तो आपको पता है खुले में क्या, हवा में क्या ऑक्सीजन गैस की प्रधानता होती है, अधिक रूप में पाई जाती है। ऑक्सीजन गैस के साथ मिलकर क्या करेगा भाई? वो आग लगा देगा। ठीक है, जलने लगेगा। सो उस आग ना लगे, जले ना, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं भाई? केरोसिन में डुबा के रखते हैं। अब देखिए लिखा भी होगा, सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं हैं। ठीक है, अत्यधिक क्या है? अपक्रियाशील धातुएं हैं। इनमें वायु के साथ अपक्रिया कर आग पकड़ लेती है। ठीक है, ये ठंडे जल के साथ भी उष्माक्षेपी अपक्रिया करती हैं। और क्या है? इसमें उत्सर्जित हाइड्रोजन गैस, इसमें मतलब हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। और वो हाइड्रोजन गैस जो होती है बहुत प्रज्वलित रूप में होती है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन के तेल में डुबोकर रखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या देखिए, कंपटीशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोडियम को किस तेल में डुबोकर रखते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा भाई? केरोसिन। ठीक है, केरोसिन के तेल में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ना क्वेश्चन पेपर में, भाप के साथ आयरन लिखा हुआ है। ठीक है, और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम, ये आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। अब ये आपका आंसर हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आयरन है, आयरन का H2O। अब यहाँ पे H2O क्या है? जल नहीं है, जल नहीं कहेंगे, यहाँ पे भाप देखेंगे। ठीक है, आपको पता है जल कैसी तीनों स्थान पर आ जाती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस है तो क्या? बर्फ बन गया। द्रव है लिक्विड तो पानी बोलेंगे। गैस भाप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा था? आयरन मतलब भाप के साथ क्या बनाएगा? तो Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में है, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम। तो जल के साथ देखिए, अब यहाँ पे क्या है? ये जल है। ठीक है, यहाँ पे भाप के साथ आयरन का बात कर रहा था, यहाँ पे क्या है? जल के साथ किसका? कैल्शियम के साथ। तो ये क्या बन गया आपका? आपको पता ही है, कैल्शियम और जल अगर मिल गए तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, अच्छा हम देखें आगे, यहाँ पे देखना चाहेंगे क्या समीकरण संतुलित है कि नहीं, क्योंकि अगर इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं ना तो आप लोग एक चीज करिएगा, उसको देखिएगा समीकरण संतुलित है कि नहीं। ठीक है, समीकरण संतुलित नहीं होगा संतुलित कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, तो Ca सिंगल है, Ca सिंगल है। ठीक है, 2s2, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। और यहाँ पे देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है। ठीक है, तो 4 यहाँ हाइड्रोजन, 4 यहाँ हाइड्रोजन, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 2 है। मतलब ये समीकरण क्या है भाई? संतुलित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अपक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? पहला तो ये कह रहा है, फिर कह रहा है आयरन के साथ तनु H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया लिखिए। ठीक है, पहला तो आपको बताना है कि कोई अपक्रियाशील तनु धातु है। ठीक है, उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो भाई अगर जब अपक्रियाशील धातुओं को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये भी बताया गया आपको। और इसके साथ में क्या? अपक्रियाशील धातुएं जब अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं तो क्या होता है भाई? देखिए ये आपका समीकरण है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है? जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अब देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला बताना है आपको, जिंक की आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो उसका हरा रंग धीरे धीरे मालिन हो जाता है। ठीक है, उसका कलर क्या है? बदलने लगता है और विलयन जो है रंगहीन जिंक सल्फेट बनता है। क्या बन जाता है भाई? जिंक सल्फेट बन जाता है। और इसके बाद क्या बोला था? इसकी रासायनिक अपक्रिया लिखिए। तो ये आपका क्या है? रासायनिक अपक्रिया है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बताइए। आयनिक यौगिकों में परस्पर
आयनिक आकर्षण बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं तथा इन शक्तिशाली बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा आवश्यक होती है, ठीक है। और इनका गलनांक कैसा होता है, उच्च होता है, ये भी बताया जा चुका है। और जो बच्चे नए होंगे ना, पहले क्या करेंगे आप लोग, ये नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने लगे, आप लोग पहले जाके इस चैप्टर संबंधित जो भी क्वेश्चन पहले पढ़ाए गए हैं टॉपिक से वो पढ़िएगा, फिर आके देन आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए खनिज, ये चीजें ना आपको वहां पे भी एक्सप्लेन करके बताया गया है, ठीक है। जैसे खनिज, अयस्क और साथ में गैंग, ये सारी चीजें आपको बताया गया है। अभी पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको ये चीजें मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां जाकर भी देख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आंसर में दिया गया है तो क्वेश्चन आंसर में भी बता दिया जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए भाई, इसको परिभाषा लिखना है तो खनिज, खनिज किसे कहते हैं? खनिज वो पदार्थ होते हैं जिनमें धातु अपने यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। बहुत सारे ऐसे धातु होते हैं जो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप में, वही सब क्या है भाई, आपके खनिज होता है। नेक्स्ट कह रहा है अयस्क क्या होते हैं? अब जो खनिज होते हैं ना, उनमें कुछ ऐसे धातुएं पाई जाती है बहुत लाभकारी होती है, ठीक है। उसको बनाया भी जाता है, उसको शुद्धिकरण किया जाता है, वही क्या होता है भाई, अयस्क होता है, ठीक है। तो ये आपका अयस्क हो गया। आज तीसरा क्या करेंगे, गैंग। तो गैंग क्या होता है? खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होती। अब जो खनिज होता है ना, खनिज प्रकृति में शुद्ध रूप से क्या नहीं प्राप्त होती है? अयस्क, ठीक है। जो अयस्क पाया जाता है उसमें कुछ ना कुछ चीजें अशुद्धियां होती हैं, ठीक है। जैसे रेत भी पाया जाता होगा, मिट्टी कई तरह के पाए जाते हैं, कंकड़ उंकड़ पाए जाते हैं, तो अशुद्धियां होती है ना, वही सब क्या कहलाती हैं? जो अशुद्धियां होती हैं, गैंग कहलाती हैं। अब उन अशुद्धियों को अगर हटाया जाएगा, शुद्धिकरण किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उसका परिष्करण हो जाएगा ना, शुद्धिकरण कह सकते हैं, वो कर देते हैं, ठीक है। समृद्धिकरण कहते हैं, समृद्धिकरण किसका? धातुओं का अयस्क के साथ में, है ना। ये पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, जाके वहां पे देख लीजिएगा, वहां पे एक्सप्लेन भी किया गया है। सो नेक्स्ट, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोना और प्लेटिनम धातु कैसी होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? तो रासायनिक प्रक्रम की बात किया जा रहा है, और ये किस प्रकार का अपक्रियाशील तत्व है? निम्न अपक्रियाशील तत्व के बारे में किया जा रहा है। तो उसमें कैसा होता था भाई? अपचयन करवाया जाता था ना, तो वही है, अपचयन प्रक्रम का उपयोग किया जाता है कार्बन के अलावा अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं। अब कार्बन के अलावा अत्यधिक अपक्रियाशील धातुएं जैसे क्या है? सोडियम है, ठीक है, कैल्शियम है और एल्युमिनियम हो गया, आदि को अपचायक के रूप में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये निम्न अपक्रियाशील वाले धातुओं को उनकी योग्य से विस्थापित कर देते हैं। अब ये जो धातुएं है ना, ये तीव्र अपक्रियाशील है, ये उच्च अपक्रियाशील धातुएं हैं, ठीक है। तो निम्न को साइड में कर ही देंगे, तो वही कह रहा है कि ये निम्न अपक्रियाशीलता वाले धातुओं को उनके योगकों से विस्थापित कर देते हैं, ठीक है। और उसका उदाहरण क्या है, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये उदाहरण भी है, और इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जो आपके 2 नंबर में या 3 नंबर या 4 नंबर में आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी आपके बुक में दिए गए हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इसमें एक क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उन चारों में से एक क्वेश्चन मतलब सही होगा, वही टिक करना होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अपक्रिया प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई AgNO3 विलयन एवं कॉपर धातु, ठीक है। ये चीजें एक्सप्लेन करवाया जा चुका है, और यहाँ क्वेश्चन आंसर में आपको जो उचित लगेगा वो बताया जाएगा, नहीं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बता दिया जाएगा, ठीक है। जो लगेगा एक्सप्लेन करने वाली चीजें हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें बताया जाएगा, और कुछ मतलब कई चीजों को पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न से कौन सी विधि उपयुक्त होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाकर उसको क्या सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। अगर नॉर्मल लोहा होता तो लोहा को किस तरह बचा सकते थे भाई? उस पे क्या संचारित ना हो, मतलब उस पे जंग ना लगे, तो क्या करते थे? उस पे इस लेपन करते थे, या फिर कह सकते हैं उसमें पेंटिंग करते थे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कह रहा है? लोहे के फ्राइंग पैन कह रहा है, तो इसको किस तरह का करेंगे भाई? बचाएंगे, सुरक्षित करेंगे, जिंक की परत चढ़ाकर, ठीक है। नेक्स्ट, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व क्या हो सकता है? इन 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो जल में विलय भी होना चाहिए और ऑक्सीजन के साथ क्या अपक्रिया कर उच्च गलनांक वाला भी होना चाहिए। आपका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम इस तरह का एक तत्व माना जाता है, ठीक है।
चौथा ऑप्शन है, चौथा क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ व डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अपक्रियाशील होती है। यस, टिन की अपेक्षा जो जिंक होता है, आपको उसमें जो सक्रियता श्रेणी है उसमें दिखाया भी गया होगा, जो नहीं देखे होंगे एक बार देख लीजिएगा आकर, वहां पे क्या है आपका टिन की अपेक्षा क्या है, जिंक अधिक अपक्रियाशील होता है ना। सो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं भाई, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाए। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और आपका पहला हो जाएगा उदाहरण में एल्युमिनियम ऑक्साइड और दूसरा हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। अच्छा, अगर ये ऐसे एक प्रकार का और भी क्वेश्चन है इस टाइप का, जिसे आता है अम्ल और क्षारक दोनों मिलकर लवण तथा जल बनाते हैं, तो किसका उदाहरण है वो बताइए। दो तीन बार, काफी बार ये बताया जा चुका है, बताइए भाई। जैसे ये उभयधर्मी हो गया, उभयधर्मी कैसा है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक, देखिए यहां भी क्या हो रहा है, अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर रहे हैं। ठीक है, लवण तथा जल प्रदान करते हैं। ये धातु ऑक्साइड के बारे में कह रहा है, तो यहां पे उभयधर्मी हो गया। बट अगर कोई नॉर्मल अम्ल है और क्षार है, दोनों अगर अपक्रिया करवा रहा है तो लवण तथा जल तो मिलेगा ही, तो उसे क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया कहेंगे। ठीक है, उस किस प्रकार की अपक्रिया होता है, उदासीनीकरण अपक्रिया होता है। और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये उभयधर्मी ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कहने दोनों हो रहा है, बस यहाँ पे क्या है, ऐसे धातु ऑक्साइड के बारे में कह रहा है जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्या करवा रहा है, अपक्रिया करवा रहा है। इसमें भी लवण तथा जल प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, और अम्ल क्षारक से जब अपक्रिया होगा तो भाई लवण तथा जल प्राप्त होगा ही। ठीक है, सो आपका ये ऑप्शन, ये आपका उदाहरण भी हो गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगी तथा दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं। पहले दो धातुओं का नाम बताना है जो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये आपके क्या करते हैं, तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। जबकि जो कॉपर है, कॉपर और सिल्वर, ठीक है, तांबा और चांदी, ये क्या करता है, धातुओं को ऐसा नहीं कर सकता, मतलब ये क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहने का एक है, लेकिन दो तरह के इसमें आंसर बन रहे हैं, दो तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, दो तरह के आंसर बन रहे हैं। ठीक है, सो इसको नोट कर लीजिए। और लिखा भी है एक्स्ट्रा नॉलेज में आप लोगों के लिए, धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये धातुएं हाइड्रोजन से कम अपक्रियाशील होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। अब वही बता रहे थे ना कि लोहा अगर होता उसको उस पर जंग ना लगे, वो संचालित ना होने पाए, उसको कैसे बचाते हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखते हैं। तो पहला तो हो गया ये आपका ये सदलेपन द्वारा। इस विधि में लोहे एवं इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। यहां पे आप क्वेश्चंस देखेंगे अगर, तो क्वेश्चंस क्या था भाई, ये देखिए, लोहे के फ्राइंग पैन, ठीक है, जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयुक्त है। अब यहां पे क्या, जिंक की परत चढ़ाकर। ठीक है, और यहां देखेंगे आप, ये सदलेपन द्वारा, इस विधि में लोहे में इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, दोनों का आंसर सही मिल रहा है ना। अब देखिए यहां पे ऐसे दलेपन द्वारा कह रहा है लोहे को बचाने के लिए जंग से। ठीक है, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा, पेंटिंग द्वारा। इस विधि में लोहे की वस्तु को पेंट कर देते हैं ताकि इसमें सतहें जो हैं इसके वायु और आर्द्रता के सीधे संपर्क में ना रहे। ठीक है, इसको क्या कर देते हैं, इसको पेंट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा क्वेश्चन क्या भाई, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं। मतलब ऑक्सीजन के साथ अगर धातुएं जो हैं अपक्रिया करवाती हैं तो किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती हैं। तो भाई ये कैसे होती हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधिकांश अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, ये अधातुएं के बारे में कह रहा है, ऑक्सीजन का जो है अधातुएं के साथ, ठीक है, नॉट अधातुओं के साथ। तो अगर ऑक्सीजन अधातुओं के साथ मिल रहा है, अपक्रिया करवा रहा है, तो कैसा भाई, अम्लीय ऑक्साइड जैसा बनाता है। ठीक है, और इसके उदाहरण भी ये देखिए, कुछ अधातुएं उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं, मतलब कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, साइंस में अपवाद हो ही नहीं सकता भाई, ऐसा है ही नहीं। तो अम्लीय ऑक्साइड क्या,
SO2, CO2, NO2, हाँ ये आपके गैसों के नाम लिखेंगे। और अम्लीय होते हैं ये सब कैसे किस तरह के होते हैं, प्रकृति के, तो ये अम्लीय। उदासीन भी लिखा है H2 और Cu, ठीक है। ये किस टाइप के होते हैं भाई, उदासीन ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं और कुछ उदासीन ऑक्साइड भी बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारण बताइए। अब ये क्वेश्चन आपको कारण बताना है, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके बारे में लिखना है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्या कारण है। तो कारण बताना है। पहला, प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए क्यों किया जाता है, ठीक है। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है। तो कारण क्या है, सोना चांदी और प्लेटिनम का उपयोग आभूषण बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि ये धातुएं वायु आर्द्रता और अम्लों से जल संचारित नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरह का जल्दी जंग नहीं लगता है, ठीक है। और इसकी धात्विक जो चमक होती है लंबे समय तक रहती है, वो चमकीले होते ही है तो इसकी धातुएं चमक लंबे समय तक होती है। साथ ही ये धातुएं सर्वोत्तम आघातवर्ध और तन्य भी होते हैं, ठीक है, तन्य होते हैं। जैसे सोना सबसे अधिक तन्य धातु माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। अब देखिए तीनों किस तरह के हैं, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इसको आप आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं, इतने हल्के होते हैं, ठीक है भाई। तो कह रहा है क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसे धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से क्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इन्हें सुरक्षित रखने तथा अचानक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, ठीक है। ये धातुएं जल के साथ भी तेज उष्माक्षेपी क्रिया कर उत्सर्जित हाइड्रोजन क्या जलने लगती हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन देखिए, यही तो है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये सब किस तरह के होते हैं भाई, इनकी जो अभिक्रियाशीलता होती है अधिक होती है, तो वायु में पहुंच के क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलके अत्यधिक अभिक्रियाशील हो जाते हैं। तो जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है ना, वो बहुत तीव्र रूप में निकलती है, प्रज्वलित रूप में निकलती है, आग लगने का डर रहता है, आग लगी जाती है, इसलिए क्या करते हैं, केरोसिन तेल में इसको रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस तो भाई आएगा। अब किस तरह से पूछा जाएगा, कारण में पूछा जाएगा या ऑप्शनल में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा ही जाएगा आपके बोर्ड वाले पेपर में, ठीक है, कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इन धातुओं को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। अगर ये कारण में आ गया तो क्यों रखा जाता है, और बताना होगा कि केरोसिन तेल में रखते हैं, क्यों रखते हैं, मतलब आपको ये क्वेश्चन तो छोड़ेगा नहीं पीछा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इन तत्वों की जो है अभिक्रियाशीलता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, सी और डी, ठीक है, ये आपके आखिरी क्वेश्चन है, फिर आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं उसमें, जैसे संचरण किसे कहते हैं, संचरण, तो ये चीजें आपको पता है, ठीक है। उपधातु किसे कहते हैं, तो जो धातुएं और अधातुएं दोनों को मिक्स कर देते हैं तो उपधातुएं होती हैं, ठीक है। और उपधातुएं में कुछ सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम, ये सब आपके वो हैं, उसके उदाहरण हैं, तो ये सब आपको पता ही होगा नॉर्मली, या बुक में भी है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर जो इंपॉर्टेंट है सारे करवा दिए गए, ठीक है। तो आपका ये सी है, एल्युमिनियम अत्यंत अपक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन के लिए क्यों किया जाता है, मतलब खाना जो बनाते हैं ना बर्तन, उसमें किसका यूज किया जाता है भाई, एल्युमिनियम धातु का ना, क्यों किया जाता है वो बताना है। क्योंकि इन बर्तनों के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत बन जाती है जो एल्युमिनियम की सतह को संक्षारित होने से बचाता है, ठीक है, मतलब खराब जंग ना लगने पाए उसको बचाने के लिए, ठीक है, तथा खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, मतलब कि संचारित होने से बचाता है और विकृत गंधिता से होने से बचाता है। अब कुछ लोग कहेंगे जो पुराने लेक्चर नहीं देखे होंगे कि विकृत गंधिता क्या होता है, तो भाई मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। आप जाइए पहला या दूसरा लेक्चर आपको पहला या दूसरे चैप्टर मिल जाएगा, कि कहीं भी चैप्टर मिलेगा, लेकिन जाके सारे वीडियो देखना है आप लोगों को, ठीक है। और सारे वीडियो कहाँ मिलेंगे, तो इसी यूट्यूब चैनल के साइंस वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो विकृत गंधिता क्या होता है जाके आप लोग ढूंढिए, ठीक है। सो आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड एक्स को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्यों किया जाता है भाई, क्यों, क्योंकि धातुएं के उनके ऑक्साइड से पृथक करना ज्यादा आसान प्रक्रिया है, ठीक है।
अतः निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड X को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। चीजें भी बताया जा चुका है, ठीक है, अभी पिछले क्लास में चीजें बताया गया था। और निम्न अपक्रियाशील, मध्यम अपक्रियाशील या कह सकते हैं तीव्र अपक्रियाशील, इन तत्वों का जो है ना बताया गया था किस प्रकार निष्कर्षण किया जाता है, ठीक है, उसके विधि भी बताया गया था, उसके तरीके भी बताया गया था। सो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हैं। सो ये आज आपका जो है क्वेश्चन और आंसर इस टॉपिक से करवा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ मिलेंगे जो आपका चौथा चैप्टर होगा, ठीक है। सो पढ़ाई भाई करते रहिए, अब समय भी बहुत कम है आप लोगों का, मान चलिए कि जनवरी फरवरी 2 महीने बचे हैं, रिवीजन भी तो करना है ना, अभी पढ़ाई भी करना है साथ साथ रिवीजन भी करना है, तो रिवीजन करते हुए चलिएगा, ठीक है। ये बोर्ड वाले बच्चों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।